Welcome to Study Views. My name is Gaurav, and today we will learn the fifth part of the chapter French Revolution. And in this part of the chapter, we learn a lot about that what happened just after the execution of French King Louis XVI. So, let's start this chapter and move to the next slide. As you can see on the screen, the heading that is the reason of terror. So, what's the meaning of reason of terror? जैसा कि आप जानते हो कि किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। किंग को एग्जीक्यूट कर कौन करता है? रिवोल्यूशनरी आर्मी कर देती है एक तरह से। आपने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे जो रिवोल्यूशनरी आर्मी होती है वो अटैक कर देती है, और उसके बाद उनके गार्ड्स को ये एक तरह से बंधक बना लेते हैं, होस्टेज बना लेते हैं। और होस्टेज बनाने के बाद किंग किंग के ऊपर फिर ट्रायल चलता है, उनके ऊपर ट्रीजन का केस चलता है, और आफ्टर सम टाइम उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो पूरी की पूरी जो पावर होती है वो ट्रांसफर हो जाती है किसके हाथों में? मैक्स मिलन रॉबर्ट्सपियरे के हाथों में ट्रांसफर हो जाती है। अब ये कौन है? तो मैक्स मिलन रॉबर्ट्सपियरे के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो वहाँ पे उस टाइम सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी क्लब था, जो डेमोक्रेटिक क्लब था, उसी का लीडर था, ठीक है। और जब उसके हाथों में पावर चली जाती है, जिसका नाम होता है जैकोबिन्स क्लब, आपने पढ़ा होगा, आपको शायद याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जैकोबिन्स क्लब, जो सेंट जैकब के नाम पे पड़ा हुआ था। पूरी की पूरी पावर इनके हाथों में ट्रांसफर हो जाती है। और इस समय कब का होता है? ये समय होता है 1793 टू 94, ठीक है। और इसी को कहते हैं रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। मीन्स ये वो भय का समय होता है, ये वो डर का समय होता है, ये वो पूरा फैल गया होता है डर, कि जिस समय पूरी की पूरी पावर का ट्रांसफर किसके हाथों में चला जाता है? पूरी की पूरी पावर का ट्रांसफर, या यूं कह लो पावर का कंसंट्रेशन सिर्फ एक आदमी के हाथों में होता है, ठीक है। और वो बहुत यूं कह लो ब्रूटली सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा होता। कौन सी चीज़ें? जो दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो दूसरे सोसाइटी के और लोग होते हैं, नोबल्स या क्लर्जी, या यूं कह लो कि सोसाइटी में जो भी किंग के सपोर्टर या मोनार्क की बातें करते हैं, ऐसे सभी लोग रीजन ऑफ टेरर में उनको एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा था किसी ना किसी तरह से। अब आप देखोगे कि धीरे धीरे एक समय आता है जब इनके ही सपोर्टर, ठीक है, रॉबर्ट स्पियरे जैकोबिन के ही सपोर्टर इनको डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से चेंज करना स्टार्ट कर देता है, और इतनी तेजी से चेंज लोग जो हैं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज कि ये जो पनिश करने का इसका तरीका होता है वो काफी ही ब्रूटल होता है। पनिश ये कैसे करता था? ग्लूटनाइजेशन के प्रोसेस से। अभी ग्लूटनाइजेशन क्या होता है? देखो, ग्लूटनाइजेशन का प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले हमें ये इमेज देखनी होगी कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है। और इसमें दो पिलर होते थे, दो पोल्स होते थे, आप ऐसे कह लो। और बीच में एक ब्लेड लगी होती थी, और नीचे एक प्लेटफॉर्म टाइप का होता था जिसपे किसी का भी हेड, आप उसको बी हेड कर देते थे, ठीक है। आप उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर सकते थे। इसका नाम गिलोटिन मशीन पड़ा था। ये ऐसा क्यों पड़ा था? क्यों? क्योंकि इसको इन्वेंट करने का काम करा था डॉक्टर गिलोटिन ने, ठीक है। और उन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम गिलोटिन पड़ गया था, ठीक है। और जो इसके थ्रू जिसको भी मौत दी जाती थी या जिसको भी एग्जीक्यूट किया जाता था, उस पूरे प्रोसेस को ग्लूटनाइजेशन का प्रोसेस कहते थे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस समय ये रीजन ऑफ टेरर, यानी कि एक भय का पूरा माहौल बन गया, एक डर का माहौल बन गया, ठीक है। और इसमें किसी को भी ग्लूटनाइज कर देता था बहुत तेजी से। जो पावर थी वो पावर एक आदमी के हाथों में कंसंट्रेट हुई, और उसने अपने हिसाब से पूरी सोसाइटी को रन करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे आगे लिखा हुआ, रॉबर्ट स्पियरे गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन बेसिस एंड प्राइसेस। अब ये क्या करते हैं? ये बहुत तरह के नए रेस्ट्रिक्शंस मार्केट पे इम्पोज करते हैं। जो मार्केट पहले क्या होती है, सबसिस्टेंस क्राइसिस का शिकार हो गई होती है, जिस मार्केट में प्राइस का कोई भी एक यू कह लो कि जो हायर लेवल पे उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई नहीं होती है, उसको ये कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मार्केट में पहले अलग अलग तरह के व्हीट एंड ब्रेड मिला करते थे, तो उन व्हीट और ब्रेड्स को ये क्या कर देते हैं? बैन कर देते हैं। ये कहते हैं कि सभी को एक जैसे ब्रेड मिलेंगे। कोई बहुत अच्छे प्रिविलेज क्लास का ब्रेड नहीं खाएगा, और कोई ऐसा नहीं खाएगा किसी तरह उसके पेट भर रहे हैं, ठीक है। मीन्स मार्केट में सिमिलैरिटी लाने की कोशिश करते हैं, ये इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इक्वलिटी ब्रेड लाने की बात करते हैं। इक्वलिटी ब्रेड यानी ये कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ एक तरह का ब्रेड बिकेगा, एक तरह के सारी चीजें बिकेंगी, जो कि सभी लोग अडॉप्ट, जो सभी लोग
एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे वो नोबिलिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो क्लर्जी से बिलोंग करता हो, सारे लोग एक तरह का ब्रेड खाएंगे। ठीक है, मार्केट में। और ये क्या करते हैं, ये जो पीजेंट्स होते हैं उनको अपने दाम, उनके जो अपने अनाज होते हैं उन अनाजों को शहर में बेचने पे मजबूर करते हैं। ये कहते हैं कि जितने आपके अनाज हैं वो सरकार के बताए गए दामों पे आपको शहर में बेचना होगा, अपने मनमानी दाम पे आप नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पुराने प्रिविलेज लोग थे उनके अंदर इनके खिलाफ काफी गुस्सा था। किसके खिलाफ? जो रॉबर्ट्सपियरे मैक्सिमिलियन था। ठीक है, और दूसरे कुछ इनके भी लोग इनके खिलाफ होने शुरू हो गए। ठीक है, आगे आप देखोगे जितने भी चर्चेस वगैरह थे, चर्चेस पूरी तरह से बंद कर दिए गए। बहुत सारे जो चर्च की बिल्डिंग्स थी, मीन्स एक लिमिटेड अमाउंट में चर्च कर दिए गए। और जो चर्च की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, प्रॉपर्टीज थी, उन सारी प्रॉपर्टीज, सारी बिल्डिंग्स को क्या कर दिया गया, बड़े बड़े ऑफिस में, बैरक्स में, इनमें चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंस समझने की कोशिश करो कि पहले जब ये आए तो पब्लिक इनके पूरे सपोर्ट में हुआ करती थी। अब धीरे धीरे नोबिलिटी को इन्होंने गुस्सा कर दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है क्लर्जी का। ठीक है, क्लर्जी भी पूरा इनके अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी कि दो सोसाइटी इनके अगेंस्ट पहले ही रहती है। अब ये इतनी तेजी से चेंज करेंगे कि कुछ चीजें इनके भी लोगों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये प्राइस पे सीलिंग लगा देते हैं कि किसी भी चीज की प्राइस इस मैक्सिमम लेवल से ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो एक तरह से समाज का एक वो जो ट्रेडर क्लास होता है, जो बिजनेस क्लास होता है, वो भी इससे खफा हो जाता है। किससे? रॉबर्ट्सपियर मैक्सिमिलियन से। ठीक है, आगे देखते हैं। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporter began to demand moderation. इसके जो खुद के सपोर्टर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप चेंजेस करो, लेकिन थोड़े आराम से चेंजेस करो, आप चेंजेस इतनी तेजी से ना करो ये कोई अडॉप्ट ना कर पाए। आप बिना सोचे समझे चेंज करते जा रहे हो, आपको सिर्फ ये देख रहा है कि थर्ड स्टेट को हमें सेटल करना है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि पूरी कंट्री को हम कैसे स्टेबल करके चला पाएंगे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट। अब जब ये बहुत ज्यादा यहाँ पर तबाही मचाना स्टार्ट कर देंगे, पूरी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो ऐसे में एक कोर्ट में इनके भी खिलाफ केस चलता है। ठीक है, उस नेशनलिस्ट कोर्ट में केस चलता है, किसके अगेंस्ट? मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर के अगेंस्ट। ठीक है, कब की बात है ये? जुलाई 1794 की बात है। जुलाई 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर के अगेंस्ट केस चलता है। कहाँ पे? कोर्ट में। और उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे एंड सेंट टू गुलेटिन। ठीक है, नेक्स्ट डे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है जब भी इनके अगेंस्ट केस स्टार्ट होता है, और कुछ दिनों बाद ही इनको ग्लुटनाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। जो प्रोसेस अपने विरोधियों को शांत करने के लिए रॉबर्ट्सपियर मैक्सिमिलियन, या यूं कह लो कि जो प्रोसेस जो जैकोबिन क्लब का हेड, ठीक है, ये अपने विरोधियों को शांत करने के लिए अपना रहा था, उसी प्रोसेस से इसको ही मार दिया गया, इसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब ये एक फिर से प्रॉब्लम आ गई कि अभी तो हमने चलो अपने किंग को एग्जीक्यूट किया, हमने अपने रिवोल्यूशनरी एक बंदे को बिठाया जो कि डेमोक्रेसी का पक्षधर था, अब इसको भी हमने मार डाला। ठीक है, आगे क्या होगा? अब जब ये चला जाता है तो एक नया सिस्टम आता है। नया सिस्टम क्या आएगा? नया सिस्टम सर ये आता है कि डायरेक्टरी रूल स्टैब्लिश होता है। अब डायरेक्टरी रूल क्या होगा ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो सर, डायरेक्टरी रूल एक सिस्टम आता है जिसमें एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। ठीक है, लेजिस्लेचर जैसे चुने जाते थे उसी तरह से चुने जाते हैं, यानी इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। और जो लेजिस्लेचर होते हैं वो आज ही की तरह होते थे, काउंसिल होती थी और वो लॉ बनाने का काम करती थी। ठीक है, और लॉ बनाने के साथ साथ जैसे देखो, एक बॉडी हो गई जो बॉडी क्या करती है, जो लेजिस्लेशन का काम करती है। ठीक है, लेजिस्लेशन का काम करती है। दूसरी तरफ एक बॉडी हो गई जो क्या करती है, जो दूसरी तरफ डायरेक्टर की बॉडी हो गई थी। ठीक है, डायरेक्टर्स। ठीक है, और ये डायरेक्टर्स क्या करते थे? सर ये डायरेक्टर्स नंबर में 5 थे और ये इनको एग्जीक्यूट कराने का काम करते थे, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि दो तरह की बॉडी के बीच में काम बट गया। ठीक है, और ये जानबूझ के किया गया, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले जब मोनार्कियल सिस्टम था तो मोनार्कियल सिस्टम में भी पावर का कंसंट्रेशन था। पावर का कंसंट्रेशन किसके हाथ में था? किंग के हाथ में था, या यूं कह लो रॉयल लोगों के हाथ में था। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, जब हमने एक नया सिस्टम लाया, हमने इतना रेवोल्यूशन किया, इतना सब कुछ, एक ब्लड सेड हुआ, सब कुछ हुआ, और हमें एक सिस्टम मिलता है जिसमें फिर पावर का कंसंट्रेशन किसी एक आदमी के हाथ में होता है। ठीक है,
और वो कौन होता है? रॉबर्टस्पियर या मैक्सवेल। हमें वो भी समझ में नहीं आया, इसलिए इस बार जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोगों ने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने की सोची, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, लॉ कोई और बनाएगा, एग्जीक्यूट कोई और कराएगा, ठीक है। सॉरी, आगे आप देखो, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट कहां से बीच में आ गया? देखो, जैसे डायरेक्टर्स जो बने ना, तो और जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी और जो डायरेक्टर्स की बॉडी थी, तो डायरेक्टर की बॉडी को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोलूंगा, ठीक है। आपको ये समझ लो कि जो डायरेक्टर्स थे नंबर में 5 थे, इन्हीं को एग्जीक्यूटिव कहा जाता था, और लेजिस्लेटिव वो जो इलेक्ट होके आते थे और जो लॉ बनाते थे। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन दोनों में हमेशा की तरह क्या होने लगा? कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। एग्जीक्यूटिव या सॉरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा कोई ना कोई तो उठाएगा ही, और इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा कौन उठाने वाला था? एक डिक्टेटर पैदा होने वाला था, ठीक है। जैसे आप देखोगे, ये लॉ बनाते थे और उस लॉ को ये चाहते थे कि हम दूसरे वे में एग्जीक्यूट कराएं, या एग्जीक्यूट ये किसी और तरीके से कराते थे, ये कुछ और चाहते थे। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बार बार स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पब्लिक भी परेशान होने लगी, पब्लिक भी बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, ठीक है। क्योंकि जब रोज रोज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंट्री या उस पॉलिटिकल टेरिटरी का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी कंट्री का, किसी पॉलिटिकल टेरिटरी का डेवलपमेंट करना है, तो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव को मिल करके काम करना होगा, ना कि आपस में लड़ाई करनी होगी। और जबकि यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा था। अब यहीं से एक रास्ता निकलता है नेपोलियन बोनापार्ट के आने का, क्योंकि ये बिल्कुल एक कमजोर सी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनसे देश संभल नहीं रहा था। और जब देश नहीं संभलता है, तो वहां पे कोई ना कोई आगे निकल करके आता ही है, कोई एक नया लीडर पैदा होता ही है। और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, जो भी आप कह सकते हो, फ्रेंच सोसाइटी के लिए ये जो लीडर था वो एक डिक्टेटर था, ठीक है, जो शायद एक हद तक इनके लिए बेनिफिशियल भी था और कई जगहों पे नुकसानदायक भी था। आगे समझने की कोशिश करते हैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। आप देखोगे कि इसके पहले भी हमने पढ़ा, हमने समझने की कोशिश की कि जो वीमेंस थी, वीमेंस ने हर जगह अपना पार्ट प्ले किया। जो वीमेंस थी, उन्होंने बहुत जगह सपोर्ट किया, कंट्री को भी संभाला जब रिवोल्यूशनरी आर्मी लड़ाई करने गई, ठीक है। लेकिन विमेंस को कभी भी एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में, या यूं कह लो कि पॉलिटिकल डिसीजन लेने का राइट नहीं दिया गया, ठीक है। तो बात है कि रोल क्या था विमेंस का रिवोल्यूशन में, किस तरह से उन्होंने रिवोल्यूशन में अपना पार्ट प्ले किया, और बाद में उनकी क्या डिमांड रही, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। देखो, जो विमेंस थी ना, उन्होंने हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है। उनको उनकी जगह थोड़ा बाद में मिली, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बट उन्होंने हर जगह अपना पार्ट काफी अच्छे से प्ले किया। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। और इनकी लाइफ भी कोई आसान नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये बहुत एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी जहाँ पे विमेंस को घर पे रह करके और सारे काम करने होते थे, और ये कह लो कि उनको सब कुछ फ्री में मिल जाता था। नहीं, यहाँ पे इनको अपनी अर्निंग भी खुद कमानी पड़ती थी, ठीक है। ये अपनी अर्निंग भी खुद करती थी, ठीक है, स्पेशली थर्ड स्टेट की विमेंस, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का, बहुत ही स्किलफुल काम करती थी, नहीं। इनका काम क्या होता था, ये या तो बड़े के घर में, यानी कि नोबैलिटी और क्लर्जी वाली जगहों पे ये क्या करते थे, वहाँ पे क्लीनिंग का काम कर लिया, ठीक है। या फिर आप समझ लो कि ये किसी ना किसी तरह का कोई स्टोर रन कर रही हैं, या मान लो किसी के घरों में बर्तन धुलने का काम करे, इसी तरह का ये काम करती थी, ठीक है। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट। और इनको पढ़ने लिखने का भी कोई राइट नहीं था। पढ़ने लिखने का राइट छोड़ो, इनको किसी तरह का कोई राइट नहीं था, ठीक है। ये समझो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, वुमेन्स को एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। इनको ना पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, ना ही अपने मन से शादी कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, कुछ थर्ड स्टेट के उस लेवल के लोग थे, जो आप कह सकते हो कि थर्ड स्टेट में हायर, थोड़ी वेल्दियर क्लास के थे। सिर्फ उनके घर की जो लड़कियां थी वो पढ़ने जा सकती थी, जो शायद परसेंटेज में बहुत कम थे, ठीक है। देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मैन। एक प्रॉब्लम ये भी थी,
यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। डिस्क्रिमिनेशन किस चीज में चल रहा था? डिस्क्रिमिनेशन वेजेस में चल रहा था। ठीक है, मान लो कि एक सेम वर्क के लिए सेम वेज होना चाहिए, लेकिन एक मान लो कि मेन है, ठीक है, और एक क्या है, एक एक फीमेल है, ठीक है, इन दोनों के वेज में डिफरेंस होता था। डिफरेंस कैसे होता था? सेम वर्क के लिए मान लो कि ये भी किसी स्टोर में ब्रेड बेक करने का काम कर रहा है और ये भी किसी स्टोर में ब्रेड बेक करने का काम कर रही है। इन्होंने दिन भर काम किया और दिन भर काम करके 100 रुपए कमाए। वहां की करेंसी फिलहाल 100 रुपए नहीं थी, ठीक है, लाइवर थी उस टाइम। और इन्होंने उसी काम के लिए 50 लाइवर मिलेंगे, इनको 100 लाइवर मिले, इनको 50 लाइवर मिले। तो ये कह लो कि इनकी जो अर्निंग थी या जो इनके वेजेस थे, वो भी उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, जो मेन के वेजेस थे वो ज्यादा थे विद रिस्पेक्ट टू फीमेल। आगे देखोगे आप, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वाइज देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी, यहाँ पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। यानी कि ना वो स्कूल जा सकती थी, ना वो पढ़ लिख सकती थी किसी भी मीडियम से, ना ही उन अपने पसंद की शादी कर सकती थी, ना ही उनको डिवोर्स का राइट था, कोई भी राइट नहीं था। ठीक है, उनको बिल्कुल एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह एक अलग कैटेगरी में रखा जाता था। ठीक है, बाद में क्या होता है, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। जो वुमेन्स थी उन्होंने भी अब आवाज बढ़ानी शुरू की। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कब तक चलेगा। हमने जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन में भी हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन हम आपने हमें हमारा राइट नहीं दिया। सॉरी, आपने हमें हमारा राइट नहीं दिया। आपको हमें हमारा राइट देना चाहिए था। ठीक है, हमने बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ाई की, कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई की। जब आप लड़ाई पे गए थे, हम देश संभाल रहे थे। स्टिल जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, तब भी आपने हमें वोटिंग राइट नहीं दिया, हमें कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, आगे क्या होता था, जो क्लब बने, क्लब बहुत ज्यादा बने, अप्रॉक्स 60 के आसपास नोन क्लब थे जो रजिस्टर्ड थे, जिसको बहुत अच्छे से लोग जानते थे। और इसमें से भी दो क्लब ऐसे थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे, जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, ठीक है, एंड रिपब्लिकन विमेन। ये दो ऐसे क्लब बने जो विमेन्स के सबसे ज्यादा फेमस क्लब थे। और इन्होंने इस डायरेक्शन में लोगों को अवेयर करने में, यानी कि फ्रेंच विमेन को अवेयर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। One of their main demand was that women enjoy the same political right as men। और होना भी चाहिए था, क्योंकि आप देखोगे कि इन्होंने हर जगह लड़ाई तो की, लेकिन इनको वो राइट्स नहीं मिले जो मेन को मिले हुए थे। जैसे आप देखोगे इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बनता है 1791 में, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन लिखा होता है। विमेन एंड सिटीजन या मेन एंड वुमेन एंड सिटीजन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की ये डिमांड कर रहे थे। उनके सबसे मेन डिमांड था कि हमें भी मेन की कैटेगरी में ही रखो, हमें भी उस जैसा ही ट्रीट करो, सबको एज अ सिटीजन ट्रीट करो, जब हम भी अपना पार्टिसिपेशन उतना ही दे रहे हैं, जब हम भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आजादी की लड़ाई में। ठीक है, अब आप देखोगे इन द अर्ली ईयर द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प्ड इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। स्टार्ट में इन्होंने थोड़े बहुत ऐसे लॉज लाए, जो लॉज इनकी हालत को थोड़े बहुत सुधार सकते थे, थोड़ा इनको लिबर्टी दी। बट अब भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं इनको मिलती थी। जैसे कुछ चीजें लिबर्टी क्या दी गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ देखो, मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे हमारे वहाँ क्या होता है कि अब आप जाते हो कोर्ट में जाकर के, सिविल कोर्ट में जाकर के या फैमिली कोर्ट में जाकर के शादी कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट की जाती है। ठीक है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है उसका। एंड व्हेन बोथ पार्टीज आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकते हो, उसका भी प्रोसीजर है। ऐसा ही यहाँ पे भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, कि शादियां जो है वो रजिस्टर होंगी, और सिविल लॉ के थ्रू वहां पे डिवोर्स को भी लीगल बना दिया गया। और दूसरी चीज और भी की गई कि डिवोर्स में किसी एक को राइट नहीं दिया गया, कि मेन को राइट दिया गया कि मेन जब चाहे तब डिवोर्स ले सकता है, या डिवोर्स के लिए वही बोल सकता है, ऐसा नहीं। डिवोर्स के लिए जो फीमेल्स थी वो भी अप्लाई कर सकती थी, और उनका भी सेम राइट था। ठीक है, मीन्स शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट की जाने लगी। आगे देखोगे, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डर इन क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब
एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब जो बिल्कुल नई गवर्नमेंट आती है ना, वो थोड़ी सी डिक्टेटिव टाइप की होती है, वो थोड़ा डिक्टेटर जैसा बिहेव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और उसमें जो इनके पॉलिटिकल क्लब वगैरह होते हैं वो सारे जबरदस्ती फोर्सफुली बंद करा दिए जाते हैं। और बहुत सारी जो विमेन्स होती हैं ना, उन विमेन को या तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। और इनका एक बहुत लंबा स्ट्रगल चलता है। हम बात कर रहे हैं 1796 की, 1794 95 के आसपास की, 94 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 93 94 की बात कर रहे हैं। और उसके पास से लेकर के इन्होंने सोचो कितना लंबा समय स्पेंड किया, ठीक है। एक 200 साल से कुछ कम, यानी 150 साल आप कह सकते हो, इतना समय से 150 साल के आसपास इन्होंने स्ट्रगल किया। तब जाकर के इनको 1946 में फाइनली क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। यानी कि जब हमारा भारत फ्री होने वाला होता है, जब हमारा इंडिया फ्री होने से 1 साल पहले इनको वोटिंग राइट मिलता है। सोचो कितनी ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, जहाँ से फीमेल्स को कैसे ट्रीट किया जाता था। अब कुछ प्रोमिनेंट वुमेन्स थी जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सबको अवेयर करने में अपना पार्ट प्ले किया, जो या फीमेल लीडर्स जो थी वो कौन थी। तो सबसे पहले आपको सामने नाम दिख रहा होगा, लेम्टिकॉस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। यानी कि ये कह लो कि ये फीमेल्स की लीडर थी, और ये बहुत ही शार्प बोला करती थी, ठीक है। ये ऐसी थी कि ये इनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते थे जो किसी को भी चुभ जाए, इस तरह के इनके स्टेटमेंट हुआ करते थे। और ये बहुत ही तेज तर्रार थी, ठीक है, बहुत ही शार्प इनकी लैंग्वेज थी। और ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती थी, ठीक है, उस टाइम में। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इन्होंने कहा कि जब हम सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी है, तो सिर्फ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन क्यों होना चाहिए, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी कि यही कहा जाता है कि ये फ्रांस का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो मैन एंड सिटीजन क्यों लिखा है आपने, आप यहाँ पे विमेन एंड सिटीजन भी कर सकते थे। और इसके लिए इन्होंने क्वीन को, जो उस टाइम की क्वीन थी, उसको क्या लिखा, एक लेटर भी लिखा। शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ विमेन एंड सिटीजन, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसको वुमेन एंड सिटीजन किया जाना चाहिए, हमको भी इक्वल राइट दिए जाने चाहिए, ठीक है। हम इस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब कुछ बराबर का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप इस तरह कैसे कर सकते हो। तो वुमेन्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है। और लेकिन उस हिसाब से उनको सोसाइटी में कुछ दिया नहीं गया, या चाहे वो नेशनलिस्ट ने कुछ नहीं दिया, या जो भी किंग थे उसने नहीं दिया, यानी सोसाइटी ने नहीं दिया। उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके उनको उनका राइट मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। इन 1793, यानी कि जो इनकी फेमस लीडर थी ओलिव डिगॉस, ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, वो क्रिटिसाइज करती थी। और इसने एक काम और किया, जब रीजन ऑफ टेरर चल रहा था, इसने क्रिटिसाइज कर दिया, किसको क्रिटिसाइज कर दिया, जैकोबिन गवर्नमेंट को, ठीक है। और जैकोबिन गवर्नमेंट का क्या कर दिया, जैकोबिन गवर्नमेंट जो कि क्लब्स, जो पॉलिटिकल क्लब्स बने हुए थे, वुमेन्स जो बना रही थी अपने लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपनी आवाज़ को रखने के लिए, अपने लिए एक स्टेज प्रिपेयर कर रही थी, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना रही थी जो वुमेन, कि उनको भी राइट मिले, उनको भी इक्वलिटी का स्टेटस दिया जाए। उन सारे क्लब को जबरदस्ती जैकोबिन क्लब बंद करा रहे थे, ठीक है। तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। और आवाज उठाने में ही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये बहुत ही तीखा बोलती थी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती थी। तो इन्होंने जैकोबिन्स की बुराई कर दी, उसको उसको क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। और उन्हीं का रोल था, ठीक है। अब देखोगे कि जो जैकोबिन्स की कोर्ट हुआ करती थी, जो नेशनलिस्ट कोर्ट हुआ करती थी, उसमें इनके अगेंस्ट क्या चलता है, इनके अगेंस्ट एक केस चलता है। सी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। जो उस टाइम के काउंसिल थी, एक तरह से कह लो कि जो उस टाइम का जहाँ पे डिसीजन सारे लिए जाते थे बड़े बड़े, वहाँ पे इनके खिलाफ ट्रायल चलता है, ठीक है, चार्ज लगाए जाते हैं। और चार्ज भी कौन सा लगता है इनके ऊपर, इनके ऊपर चार्ज लगेगा ट्रीजन का। ट्रीजन मतलब कि देशद्रोह का चार्ज, ठीक है, कि लोगों को भड़काने का काम कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। और एक झूठा सा केस बना करके जल्दी ही इनको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसमें क्या आता है, अब जो बोनापार्ट होता है, यानी कि नेपोलियन होता है, उसकी एंट्री होगी, और वो एक डिक्टेटर बन के आता है, ठीक है। हालांकि उसकी डिक्टेटरशिप में फ्रांस को, फ्रेंच सोसाइटी को काफ़ी बेनिफिट होता है। वो डिक्टेटर तो होता है, पुराने सिस्टम को भी रिस्टोर कर देगा, मोनार्की भी ला देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी फ्रेंच सोसाइटी को थोड़ा बेनिफिट होता है। कैसे, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माई